स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान दो, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, पहले कुछ फार्मूले रिवाइज कर लेते हैं। फार्मूला में कौन सा है सबसे इंपॉर्टेंट? रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। अब रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट का क्या फार्मूला है? इप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m स्क्वायर z। रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट का फार्मूला इप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m स्क्वायर z। इसमें n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या ऑर्बिट नंबर, और z हो गया एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। ये मास हो गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया, और बाकी सारे कांस्टेंट है। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? n और z, ये वेरिएबल है n और z, और बाकी सारी चीजें r1 में आने रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट आ जाएगी। तो जनरल फार्मूला हमें इस तरह से याद रखना है एमसीक्यू के लिए, Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन z r1। ये हमें काम का है, ये भी हमारा लर्न होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला पूछा जा सकता है। तो Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन z r1। r1 कितना होता है हमें ऑलरेडी पता है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर्स ऑर्बिट 0.53 एंगस्ट्रॉम। क्लियर हो रहा है? रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर्स ऑर्बिट 0.53 एंगस्ट्रॉम। और इसी से हमें क्या मिलेगा कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज directly proportional to square of principal quantum number and inversely proportional to z यानी एटॉमिक नंबर। सो Rn is directly proportional to n square upon z। ये अच्छे से लर्न होना चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट क्या फार्मूला है? e square upon 2 epsilon naught nh into z। velocity of electron in nth Bohr orbit e square upon 2 epsilon naught nh into z। यानी अगर हम बाकी के कांस्टेंट्स अगर एक साइड को कर दें तो यहाँ पे vn is directly proportional to z upon n, ऐसा हमें मिल जाएगा। क्या सब कुछ दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन में? हाँ, सब कुछ दिखाई दे रहा है। देखो वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट जो है, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट जो है वो z अपॉन n, इस तरह से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ले सकते हैं। मैं फिर से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट e स्क्वायर z अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट nh, इस तरह से हमें लिखना है। तो यहाँ पे e कांस्टेंट है, इप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, h कांस्टेंट। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in Bohr's orbit is directly proportional to z and inversely to n। so यहाँ पर अगर हम एक ही एलिमेंट लेंगे तो z भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, ऐसा हमें लेना पड़ेगा। तो वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। सो v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर्स ऑर्बिट e स्क्वायर z अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट nh। यहाँ से हमें मिलेगा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n। अगर z कांस्टेंट है फॉर ए गिवन एलिमेंट तो दो अलग अलग ऑर्बिट के लिए v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, ऐसा हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक अलग चीज थोड़ी पढ़नी है हमें जो हमने रेगुलर में नहीं पढ़ा है। क्या पढ़ना है? यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय c कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट। मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय c करेंगे तो यहाँ पे ये देखो कांस्टेंट को सब हमने साइड में कर दिया और cz अपॉन n ले लिया। मैं थोड़ा सा अलग से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे? e स्क्वायर अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट hc, ऐसा मैं लिख देता हूँ। हमने क्या किया? इस फॉर्मूले में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय c किया, तो cz अपॉन n। ये जो है फैक्टर, इसको हम जनरली अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा cz अपॉन n। ये अल्फा क्या है? अल्फा को हम बोलते हैं समरफील्ड्स फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। अल्फा इज कॉल्ड एज समरफील्ड्स फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 1/137। हम क्या देख रहे हैं? ध्यान दो, हमें फॉर्मूले अच्छे से समझना है। इस चैप्टर की स्पेसिफिसिटी है कि उसके फॉर्मूले अच्छे से बनने चाहिए। फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान दो।
हमने जो वेलोसिटी का फॉर्मूला लिया है उसको c से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और cz अपॉन एन साइड में निकाल देंगे। ये जो ब्रैकेट में टर्म है e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट hc, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम बोलेंगे समरफील्ड्स फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन 137। तो हम वेलोसिटी का स्टैंडर्ड फार्मूला nth ऑर्बिट के लिए ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन 137 cz अपॉन n। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला अलग से हमें वेलोसिटी के लिए मिल गया है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, क्या आपको बात समझ रही है क्या? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट vn इज इक्वल टू 1 अपॉन 137 cz अपॉन n। क्या मेरी आवाज क्लियर कट आ रही है? जल्दी से मैसेज करके बता दो ताकि मैं कंटिन्यू करूं जल्दी जल्दी। क्या आवाज क्लियर है? हेलो, आवाज क्लियर है ना? ठीक है, चलो ध्यान दो, फिर से एक बार समझाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट e स्क्वायर z अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट nh। इसी से हमें मिला v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n। ये तो एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। पर एक अलग फार्मूला हम देख रहे हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय c कर देंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट hc एक ब्रैकेट में ले लेंगे और cz अपॉन n अलग रख देंगे। ये जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है इसको बोलते हैं समरफील्ड्स फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ब्रैकेट वाली क्वांटिटी उसको बोलेंगे समरफील्ड्स फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, और इस अल्फा की वैल्यू होती है 137 cz अपॉन n। अब यहाँ पे मान लो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए Z1 हो जाएगा। अगर Z1 होगा तो जनरल फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 137 c अपॉन n, यानी c अपॉन 137, यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। हाइड्रोजन के लिए ध्यान में रखना है क्योंकि हमने Z1 लिया है। हाइड्रोजन के लिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक नया फार्मूला हमारे पास बन के आया है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर्स ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे मान लो हमें पूछा कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट निकालो, तो n की वैल्यू 1 लेंगे, c अपॉन 137 आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। मान लो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट पूछा है तो इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करो, 274 वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये फार्मूला अच्छे से समझ गया है। तो ये फार्मूला वेलोसिटी का हमने देख लिया। यहाँ पे ये है अल्फा समरफील्ड्स फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, दैट इज 1/137, ठीक है। अगला फार्मूला हम देख रहे हैं रेडियस। रेडियस का फार्मूला ऑलरेडी हमें पता है, क्या फार्मूला है? इप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन पाई m स्क्वायर, बराबर है। तो उससे हमें क्या मिलता है? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन से r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ये हमारे पास है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिए। रेडियस मैं अलग से समझा देता हूँ इसको। रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है, ये हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। और वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, ये भी हम जानते हैं। रेडियस ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन वो n स्क्वायर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है सर्कुलर मोशन में, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा, सॉरी, लीनियर स्पीड इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर स्पीड, सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला है। तो ओमेगा जो है दैट इज इक्वल टू v अपॉन r, ऐसा हम लिखेंगे। अब अगर हमको इस फॉर्मेट में लिखना आया तो देखो वेलोसिटी का क्या है? 1 अपॉन n, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। और अगर हम रेडियस का फॉर्मेट लिखेंगे तो रेडियस इज डायरेक्टली टू n स्क्वायर, तो इसका मतलब 1 अपॉन n इंटू n स्क्वायर हो जाएगा। वेलोसिटी इनवर्सली टू n है और रेडियस डायरेक्टली टू n स्क्वायर है, तो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। ये अलग से हमें फॉर्मूला मिल गया। सो ओमेगा इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ ऑर्बिटल नंबर। अब ओमेगा अगर इनवर्सली है तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, यानी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। और अगर फ्रीक्वेंसी इनवर्सली टू n क्यूब है तो इसका मतलब पीरियड इज डायरेक्टली टू n क्यूब हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले में आने वाले QIQ जो हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ दिनों में, ये लगने वाले हैं, तो ये अच्छे से आप लोग
ध्यान दें। और सबसे एक इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हटके फार्मूला है, ये है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर की कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए। क्या है कि अगर न्यूक्लियस हमारे पास है, यहां से कोई अल्फा पार्टिकल निकला है यू इतने स्पीड से, मान लो ये न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन है, अल्फा पार्टिकल यहां से निकला है जहां से उसने शुरुआत की है, इसकी इनिशियल स्पीड यू है, यानी ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया यू बार। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम द सेंट्रल लाइन। न्यूक्लियस की जो लाइन है उसकी सेंट्रल लाइन से उसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। और इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला है 1/4πε0 ZE² cot of थीटा अपॉन 2 और ये 1/2 mu², यानी काइनेटिक एनर्जी। u स्पीड हमने लिया है इनिशियल स्पीड, तो 1/4πε0 ZE² cot θ/2 अपॉन 1/mu²। फिर से फॉर्मूला आप रटो अच्छे से, आपको फॉर्मूला अच्छे से समझने चाहिए। इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? 1/4πε0 ZE² cot of θ अपॉन 2 1/mu²। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इनिशियल सॉरी मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्योंकि हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ये इम्पैक्ट पैरामीटर लेते हैं। तो ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हो गया, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल हो गया, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल हो गया, और ये स्कैटरिंग एंगल हो गया थीटा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग वो स्कैटर होगा। तो इम्पैक्ट पैरामीटर हमें अच्छे से फॉर्मूला लर्न करना है 1/4πε0 ZE² cot of θ अपॉन 2 अपॉन 1/mu²। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या कंसेप्ट थी? क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या कंसेप्ट है कि ये न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है इधर न्यूक्लियस की तरफ, ये यहां से रिबाउंड होगा। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है जहां से वो रिबाउंड हो रहा है न्यूक्लियस की तरफ से, इसको हम बोलेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर। इसको हम जनरली सॉरी इम्पैक्ट पैरामीटर नहीं सॉरी क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इम्पैक्ट पैरामीटर को क्या है? ये डिस्टेंस। इम्पैक्ट पैरामीटर तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो सेंट्रल लाइन है हेड ऑन कोलिजन की, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये जो है ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अच्छे से ध्यान देना है, जो भी हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं उसी के कंसेप्ट पे आ रहा है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यानी अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से कितने पास से रिबाउंड होने वाला है, वो जो डिस्टेंस है मिनिमम डिस्टेंस एट विच इट रिबाउंड्स, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और जब ऐसा होगा तो इस डिस्टेंस पे हमने कंसेप्ट पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे थी, इनिशियल वेलोसिटी जो थी, काइनेटिक एनर्जी जो शुरुआत में थी वो पूरी की पूरी यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। आपको याद होगा रुदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमने देखा है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, पार्टिकल को पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी है। पर अब ये जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली अल्फा पार्टिकल को रिपेल करेगा, तो अगेंस्ट फोर्स इसको जाना पड़ेगा। अगेंस्ट फोर्स जब वो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, ये ऐसा पॉइंट है कि जहां पे पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और हम इसका फॉर्मूला ऐसा बना लेंगे 1/2 mv² इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r0। पोटेंशियल एनर्जी का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर हमारे पास दो चार्जेस है q1 q2, लेट q1 एंड q2, क्या ये दिखाई दे रहा है क्या बोर्ड पे अच्छे से? हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेट q1 और q2 ये हमारे पास दो चार्जेस है। ये जो दोनों चार्जेस है इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस फॉर्मूले से हम देते हैं 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r0। r0 है इनका डिस्टेंस। तो यहाँ पे न्यूक्लियस इसका चार्ज है पॉजिटिव, ये अल्फा पार्टिकल है, तो ये q1 q2 हो गया, इनका चार्ज है, बराबर है। अब ये जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो तो हम जनरल फॉर्मूला ZE ले लेते हैं, बराबर है, Z यानी एटॉमिक नंबर। और ये जो अल्फा पार्टिकल है इसका चार्ज हम ले लेते हैं 2 × E। हमें पता होना चाहिए चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल ट्वाइस ही होता है और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है। ये हमारे बेसिक फंडे अच्छे से क्लियर होने चाहिए।
चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल ट्वाइस ही है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन है, ये आपके लिस्ट पे होना ही चाहिए। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच जो है या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, वहां पे ये हमेशा ध्यान में रखना है काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 q1 q2/r0 स्टैंडर्ड फॉर्मूला। इसमें q1 क्या है, ये जो भी न्यूक्लियस है, जो भी एलिमेंट होगा उसका z इंटू ई, और ये जो सेकंड चार्ज है ये अल्फा पार्टिकल का है तो ये ट्वाइस ही हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला कैसे बनेगा, 1/2 mv² इज इक्वल टू 1/4πε0 ze इंटू ट्वाइस ई अपॉन r0, और इसी फॉर्मूले के बेस पे हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट करके आएगा। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आए? अब यहाँ पे हमें ई पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मान लो जेड तुम्हें यूरेनियम दिया हुआ है तो 92 ले लो, मान लो वो गोल्ड दिया है तो 79 ले लो, तो जेड जो भी एलिमेंट दिया होगा उसका लेंगे। ये मास, ये वेलोसिटी हो गई। और यहाँ पे और एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, ये जो 1/4πε0 है इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। 1/4πε0 9 इंटू 10⁻9, ये हमें ध्यान रखना है। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ऐसा इसका यूनिट है। 1/4πε0 की वैल्यू हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। क्या लेक्चर सही चल रहा है? क्या अच्छे से क्या समझ में आ रही है कंसेप्ट? हेलो, अरे जल्दी से मैसेज भेजो, लेक्चर अच्छे से हो रहा है क्या? लेक्चर में क्लियरिटी है? लेक्चर में क्लियरिटी है क्या? ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया बेसिक फॉर्मूला। और हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या है, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू ब्रैकेट 1/p² माइनस 1/q²। ये भी हमें लगने वाला है 1/λ इज इक्वल टू r इंटू ब्रैकेट 1/p² माइनस 1/q²। वेयर r क्या है, इट इज रीडवर्स कांस्टेंट 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। ये रीडवर्स कांस्टेंट है। p क्या है, ये लोअर ऑर्बिट है, लोअर ऑर्बिट नंबर है, और q एक हायर ऑर्बिट नंबर है। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आएगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, और एनर्जी रेडिएटेड इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा। इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आएगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, और जो एनर्जी रेडिएट करेगा उसकी वेवलेंथ हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। क्या बात समझ में आ गई है? अरे भाई, इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आएगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। ये जो रेडिएशन है इसकी वेवलेंथ लेंगे, ये लोअर ऑर्बिट, ये हायर ऑर्बिट, r इंटू ब्रैकेट 1/p² माइनस 1/q²। सही है। अब मान लो लोअर ऑर्बिट की एनर्जी E1 है और हायर ऑर्बिट की एनर्जी E2 है। जो एनर्जी लेवल डायग्राम हमने देखा था वहां पे एनर्जी के फॉर्मूले भी हमने देख लिए। तो लोअर ऑर्बिट की एनर्जी E1 है, हायर ऑर्बिट की एनर्जी E2 है, तो चेंज इन एनर्जी होगा, तो उसका फॉर्मूला भी हमें लगने वाला है। चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला होता है 13.6, चेंज इन एनर्जी 13.6 z² 1/p² माइनस 1/q²। इस चैप्टर में फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेंज इन एनर्जी 13.6 z² इंटू ब्रैकेट 1/p² माइनस 1/q²। क्या बात समझ में आई? हेलो, बात समझ में आ रही है? कंटिन्यू करें क्या? हेलो, जल्दी से मैसेज अपडेट करो ताकि आगे कंटिन्यू करें।